हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज फिर कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, यानी अब तक ₹3.20 पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज फिर कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तक ₹3.20 पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। जाहिर सी बात है, अब इसका असर महंगाई पर पड़ेगा, महंगाई का स्तर बढ़ेगा। और अब बात करेंगे मंथन शिविर की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से अगले 2 दिन पचमढ़ी में सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री अलग अलग मंत्री के समूहों को सौंपे गए कामों का अपडेट लेंगे, जबकि अगले दिन मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों की जानकारी ली जाएगी। यानी एक तरह से हर विभाग की समीक्षा की जाएगी। पचमढ़ी में चिंतन बैठक का शुभारंभ आज सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलन और सीएम शिवराज के उद्बोधन से होगा। इसके बाद बंद हो चुकी तीर्थ दर्शन योजना के दोबारा शुरू करने को लेकर गठित मंत्री समूह के साथ सीएम शिवराज सुबह 10:30 बजे चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर गठित समिति विचार मंथन किया जाएगा। आधे घंटे के ब्रेक के बाद दोपहर 12 बजे लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर मंत्री समूह से चर्चा होगी। दोपहर 12:30 बजे राशन वितरण व्यवस्था और दोपहर 1 बजे सीएम राइस स्कूल योजना को लेकर सीएम शिवराज मंत्रियों से चर्चा करेंगे। तो दोपहर 1:30 बजे से 1 घंटे के बाद भोजन अवकाश के बाद दोपहर 2:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की समस्त योजनाओं पर मुख्यमंत्री कैबिनेट से चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे जल जीवन मिशन और दोपहर 3:30 बजे से अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित योजनाओं पर विचार मंथन किया जाएगा। शाम 4:30 बजे टी ब्रेक होगा। इसके बाद शाम 5 बजे से फिर बैठक शुरू होगी, जिसमें शाम 5:30 बजे सड़क पर आवारा बैठने वाले प्रवासियों को लेकर बैठक होगी, जबकि शाम 6 बजे गोवर्धन योजना और शाम 6:30 बजे कर्मचारियों की मांगों और उनके कल्याण से संबंधित विषयों पर गठित समिति से सीएम शिवराज चर्चा करेंगे। शाम 7 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक के पहले दिन के समापन में उद्बोधन देंगे। फिर सीएम रात 8 बजे मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक भोज करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट पचमढ़ी पहुंच चुकी है। रास्ते में रायसेन के बरेली में सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल के साथ डिनर भी किया। पचमढ़ी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना के कारण काफ़ी कठिन परिस्थिति थी। उसमें भी कैबिनेट की पूरी टीम ने मिलकर न केवल कोरोना की लहर से जनता को सुरक्षित रखने का काम किया, बल्कि विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि अब हम मध्य प्रदेश की प्रगति और जनता के कल्याण के आगे का रोड मैप बना रहे हैं। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमारा लक्ष्य तय है। जन कल्याणकारी योजनाएं जो लगातार जारी है, उनकी हम समीक्षा करेंगे। उन योजनाओं में कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको भी तय करेंगे। कहीं अगर हमको गैप्स समझ में आते हैं तो उनको कैसे भरें, इसका हम प्रयास करेंगे। कुछ नई योजनाओं की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम चिंतन और विचार करेंगे। कुछ समस्याएं प्रदेश के सामने हैं, उनके समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ पचमढ़ी से जुड़ रहे हैं। सुधीर, शिवराज सरकार का मंथन लगातार जारी है, किन किन विषयों पर चर्चा हुई है?
देखिए, बिल्कुल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए और प्रदेश के जो विकास के रोड मैप के लिए मुख्यमंत्री ने 14 अलग अलग समूह जो है मंत्रियों के गठित किए थे और उस मंत्रियों के समूह को लेकर प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो विभाग का जो रोड मैप है, विभाग के जो कामकाज है, उसकी भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी, उसका भी प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें राहुल, तो अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश की जो शिवराज कैबिनेट है या कहना चाहिए शिवराज सरकार है, वो पचमढ़ी से चलने वाली है। और पचमढ़ी में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे पीछे चंपक बंगलों का इलाका है, यहाँ पर तमाम मंत्री रुके हुए हैं और इसके ठीक पीछे जो है पूरा जो एक कहना चाहिए कि कैबिनेट का एक स्वरूप, जो मंत्रालय का स्वरूप है, वो यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कि आज दिन भर मैराथन बैठ के चलेंगी, प्रेजेंटेशन यहाँ पर लिया जाएगा और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मंत्रियों से विभाग और समीक्षा की जाएगी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कई सारे इंस्ट्रक्शन मंत्रियों को यहाँ पर दिए गए थे। चिंतन मंथन गहन जो है अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए मंत्रियों को साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि एक केवल सहायक के साथ में मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव विभागों के, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज जो बैठक की शुरुआत है, जो पूरे दिन भर का शेड्यूल है, अगर अपने दर्शकों को हम बताएं तो तकरीबन सुबह 9 बजे चंपक बंगलों से निकलकर सभी मंत्री पीछे जो चंपक लेक व्यू के पास का जो जंगल है वहां पर जाएंगे, जिसके बाद में एक साथ नाश्ता, उसके बाद में 10 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन और 10:30 बजे अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को लेकर जो मंत्रियों के जो समूह थी उसके प्रेजेंटेशन के साथ में आज इस पूरी बैठक की शुरुआत होने वाली है। लगातार मैराथन बैठ के चलेंगे, लगभग 8 बजे तक इन बैठकों में प्रेजेंटेशन मंत्रियों से लिया जाएगा, विभागवार उनकी कामों की समीक्षा की जाएगी, साथ ही साथ मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि प्रदेश के विकास के लिए उनके पास विभाग को लेकर क्या कुछ रोड मैप है और जो मंत्रियों के समूह बनाए गए हैं उसमें सरकार के जो अपेक्षाएं हैं, सरकार जो चाहती है जनता से सुझाव लेने के बाद में उस पर क्या कितना काम अभी तक मंत्रियों के समूह ने किया है और इसी पूरे रोड मैप के आधार पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश की योजनाओं की जो क्रियान्वयन है वो किया जाएगा। साथ ही साथ राहुल अगर बताएं तो मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का रिसफल हो सकता है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। शिवराज कैबिनेट में अभी भी मंत्रियों की गुंजाइश बाकी है और ये माना जा रहा है कि जो खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री होंगे, हो सकता है उनका मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो तो डिमोशन किया जाए या कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिया जाए, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो उस लिहाज से भी इस पूरी बैठक को, इस मंथन को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर बात करें राहुल तो जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस है ये तय करेगा कि आने वाले समय में मंत्रियों का प्रोफाइल मंत्रिमंडल में किस तरीके से बनता है और किन नए चेहरों को जगह मिलती है। लिहाजा काफी अहम ये बैठक प्रदेश के विकास के लिहाज से, प्रदेश के रोड मैप के लिहाज से, मंत्रियों के विभाग के लिहाज से और मंत्रियों की खुद की परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर बात करें तो इस पूरी बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और खास बात अगर करें तो आज की वो दिनचर्या की शुरुआत राहुल हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले 2 मंत्री मॉर्निंग वॉक पर यहाँ से निकल के गए थे, जिसमें भारत सिंह कुशवाहा, नानू कावरे थे। इसके अलावा बात की जाए तो दिन भर मंत्रियों को यहाँ पर लाने के पीछे रीजन भी यही था कि प्रकृति की जो वादी है, जो कल भी बैठक हुई थी सुधीर और आज भी बैठक है, आज भी तमाम विभागों की बैठक में चर्चा होगी, लेकिन ये 2 दिनों के बाद पता चलेगा कि इस बैठक का लबो-लुआब क्या है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा और कलेक्टर में विकास कार्यों की आज समीक्षा बैठक लेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय में नगर निगम के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में भी सिंधिया शामिल होंगे। आंगनबाड़ी, संजीवनी क्लिनिक और पार्कों को गोद लेने को लेकर भी ये बैठक होगी। नासिर गौरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लगातार दौरा और अब वो इस एक तरीके से सांसद और मंत्री के बाद एक स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी लगातार भूमिका निभा रहे हैं। आज क्या कुछ बैठके हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि राहुल देखेंगे हम जिस तरह से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में है। और आज वो सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय में जो नगर निगम के जो कर्मी है, सफाई कर्मी, उनका सम्मान करेंगे। और 4:30 बजे किन्नौर में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे। और शाम को फिर एक बार जो कार्यक्रम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संजीवनी क्लिनिक, पार्कों को गोद लेने के कार्यक्रम, इसमें पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो फोकस है वो ग्वालियर शहर के विकास के साथ साथ कई बड़े प्रोजेक्टों पर है। और उन्होंने साफ कहा था इससे पहले जब बैठक हुई थी कि वो लगातार बैठक तो करेंगे, लेकिन जब अगली बैठक होगी तो पुरानी बैठकों का रिव्यू करेंगे कि आखिर उसमें हुआ क्या। तो आज वही बैठक है, यानी कि 11 बजे जो पुरानी बैठक हुई थी अभी 2 सप्ताह पहले, उसमें क्या जो निर्देश दिए थे उसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ, क्या प्रगति हुई, आज उस पर मंथन होगा। और उसके बाद हम देखें तो लगातार उनका जो फोकस है कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल के विकास को लेकर है, लेकिन उसमें कितनी सफलता मिल पाती है ये देखने वाली बात होगी। जी नासिर, नजर बना रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे, सुकमा जिले के चिंता गुफा सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ 150वीं बटालियन के सी कंपनी के 28 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिनमें से 20 जवान पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपनी बैरक में लौट आए हैं, जबकि अब भी 8 सीआरपीएफ जवानों का इलाज चिंता गुफा स्थित सीआरपीएफ के फील्ड हॉस्पिटल में जारी है। सभी बीमार जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को बटालियन के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में इन सभी ने खाना खाया था, जिसके अगली सुबह एक के बाद एक जवान अस्पताल पहुंचने लगे। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, क्या अपडेट अब तक की? देखिए, जब ये 28 जवान हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद से सीआरपीएफ में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित इलाकों के कैंप में इस तरह के फूड पॉइजनिंग की खबर कहीं ना कहीं लोगों को दहशत में डालती है। वहीं इसके हर एक बिंदु पर पूरी तरीके से सीआरपीएफ के जो कमांडेंट है राजेश यादव, उनके निर्देश पर जांच भी चल रही है। अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि 8 जो जवान हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, 20 जवान स्वस्थ होकर वापस अपने बैरक में लौट चुके हैं। जो 8 जवान हैं उनका अभी मेडिकल रिपोर्ट आएगा कुछ देर बाद, उसके बाद तय होगा कि कितने जवान और हॉस्पिटल में रहेंगे और कितने वहां से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ भी इस पूरे मामले की जांच करवा रही है। हर एक पहलू की जांच हो रही है कि आखिर तेल पुराना था तो वो कैसे रखा हुआ था, एक्सपायरी हुआ तो फिर किस लिए उसे खोलकर उससे भोजन तैयार किया गया। इन सारे बिंदुओं पर जो है वो जांच जारी है। सीआरपीएफ 150वीं बटालियन के जो अन्य अधिकारी हैं इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं चिंता गुफा में। जी राजा, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में क्या किसी तरह की साजिश की आशंका भी हो सकती है क्या? देखिए, अभी तक तो पूरी तरीके से साजिश से इनकार किया जा रहा है, कोई ऐसी साजिश नजर नहीं आ रही है। फिर भी क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सली हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते आए हैं। जी, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का है। और वही कैंप में रखे एक जो शुरुआती हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो शुरुआत में ये समझ में आ रहा है कि जो तेल था एक सरसों का वो 1 साल पुराना था और एक्सपायर कर गया था पिछले महीने। उससे भोजन कुछ तैयार हुआ था जिसके खाने के बाद लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे थे। तो हालांकि हर मामले पर सीआरपीएफ के जो अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। राजा, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, खंडवा के खान शाहवली इलाके में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। यहां सगाई समारोह की दावत खाने के बाद करीब 300 लोग बीमार पड़ गए। इनमें से उल्टी दस्त से पीड़ित गंभीर 117 लोगों को इलाज के लिए शासकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कई मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सभी की हालत अब सामान्य है। सगाई समारोह से फूड सैंपल भी लिए गए हैं। इस मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कई बार फोन मिलाने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं किया। वर्तमान में फूड का जो सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट के द्वारा लेकर जांच के लिए भेजा जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे उसमें हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। सीएम भूपेश और डीसीसी जी पुनिया स्टार प्रचारक होंगे। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरीके से देखा जाए तो जेसीसीजे की ये सीट है, किस तरीके से रणनीति है कांग्रेस के और स्टार प्रचारकों में किस तरीके से प्रचार करेंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो खैरागढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस तीनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। जनता कांग्रेस की कोशिश ये है कि इस सीट को दोबारा हासिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि उनका बढ़ रहा है। इससे पहले 2 बार उनके विधायक बन चुके हैं, तो वापस ये सीट उस पर हासिल किया जाए। वहीं कांग्रेस ये चाह रही है कि जिस तरह से उनके उपचुनाव में जीत का क्रम जारी है, तो ये सीट जीत कर भी जीत का क्रम जारी रखें। और यही वजह है कि प्रचार प्रसार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जा रही है। और कांग्रेस ने इसको लेकर कल रात में एक स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य स्टार प्रचारक हैं। प्रदेश प्रभारी जो हैं पीएल पुनिया वो स्टार प्रचारक हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बोर हैं, रविंद्र चौबे हैं,
तमाम जितने कैबिनेट के मंत्री हैं सभी लोगों को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया है। अब ये सभी जाकर वहां पर अपने अपने हिसाब से इनका कार्यक्रम तय होगा और वहां जाकर ये प्रचार की कमान संभालेंगे, विभिन्न जगहों पर सभाएं भी लेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि वो खैरागढ़ उपचुनाव को जीते। जी चलिए राजेश, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर, महिला दिवस और होली मिलन का संयुक्त आयोजन होने जा रहा है। आज महिला जनप्रतिनिधियों का बीजेपी महिला मोर्चा सम्मान करेगी। दोपहर 1 बजे एकात्म परिसर में कार्यक्रम होगा। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू यहां मौजूद रहेंगी, तो सरोज पांडे, सुनील सोनी, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। शालिनी राजपूत, श्रीचंद सुंदरानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, राज्यपाल अनुसुईया उइके आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगी, जहां पर गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। तो आज राज्यपाल का अंबिकापुर का दौरा है, जहां पर वो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो आपको बता दें कि राज्यपाल का अहम दौरा अंबिकापुर का, जहां पर वो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल। राजस्थान में कोयले के संकट को दूर करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री निवास में एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने मीडिया से चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, जिसमें पर्यावरण और स्थानीय लोगों के मुद्दों का भी ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खदान अलॉट करने का काम केंद्र का है, राज्य का काम नियमों का पालन कराना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, जिससे राज्य एक बड़े संकट में फंस सकता है। इसलिए वो खुद राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से विनती करने आए हैं। छत्तीसगढ़ से पहले भी पावर जाते रहे, कोयला ACCL के माध्यम से पूरे देश में पहुंचता है, उनके माध्यम से। लेकिन हमको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई होगी, ये मैं स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, पर्यावरण का मुद्दा अपना बड़ा मुद्दा होता है। उन सब बातों को देखते हुए जो भारत सरकार ने अलॉटमेंट किए हैं वो अपना असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में अलॉटमेंट होते हैं, राज्य सरकारों को होता है। पारसा का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है उसकी बात हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर कि 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट के वो बंद हो जाएंगे। रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर 11 मुद्दों पर चर्चा की। 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी। बचे हुए मुद्दों पर सीएम ने प्रतिनिधिमंडल से जल्द समाधान की बात कही है। बैठक के बाद सर्व आदिवासी समाज के नेता सरजू टेकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा कर हम संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि सीएम ने चर्चा के दौरान कहा कि सिलगेर मामले की जांच रिपोर्ट जल्द जाएगी। सरकेगुड़ा और एडसमेटा मामला कानूनी प्रक्रिया में है। पेशा कानून की ड्राफ्टिंग रिपोर्ट सीएम को मिली है। इसी तरह कोयली बेड़ा क्षेत्र के 14 पंचायतों को आरक्षित करने के मुद्दे पर सीएम ने तुरंत जांच कराने की बात कही है। सरजू टेकाम ने बताया कि कई आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के बगैर सहमति के परियोजनाएं चल रही हैं और इसी तरह बस्तर क्षेत्र में पुलिस कैंप खोले जाने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से आज हुई चर्चा को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को बताएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी इस पर सहमति बनी। लगभग 5 मांग पर हमारी पूरी सहमति बनी है और बाकी में भी चर्चा वैसे सकारात्मक नहीं। अगर ये कार्रवाई एक माह के अंदर नहीं होती है तो हम पुनः आएंगे, दिखाएंगे उनको भाई काम नहीं हो रहा है, हम फिर सड़क में उतर जाएंगे। रायगढ़ में एक मामले की पेशी के लिए भगवान शिव को कोर्ट तक आना पड़ा।
मामला जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर है। कोर्ट ने शिव मंदिर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी किया। इसके बाद पेशी में कौहाकुंडा के लोग भगवान शिव को अपने साथ लेकर पहुंचे। रिक्शे पर सवार शिव, भोलेनाथ क्यों पहुंचे कोर्ट? भगवान पर कैसी आफत? तस्वीरें रायगढ़ की हैं, जहां रिक्शे पर शिवलिंग को ले जाया जा रहा है। आखिर ये नौबत आई क्यों कि भगवान को मंदिर से निकलकर जाना पड़ रहा है? कौन सा कोर्ट में? तहसील कोर्ट में। अच्छा, क्यों ले गए थे तहसील कोर्ट में? और पेशी साहब शंकर बाबा का आज पेशी था। हाँ। दरअसल शिवलिंग को राजस्व न्यायालय ले जाया जा रहा है, जहां उनकी पेशी थी। चौकिए मत, ये वाकया पेश आया रायगढ़ में। आइए आपको तफसील से समझाते हैं पूरा माजरा। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के कौहाकुंडा में एक भूखंड पर अवैध कब्जा हटाने के लिए भूस्वामी सुधा रजवाड़े ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर रायगढ़ तहसीलदार की ओर से सीमांकन दल का गठन किया गया। इसके बाद शिव मंदिर समेत 10 लोगों को राजस्व कोर्ट ने नोटिस जारी किया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की सवारी कोर्ट पहुंची, दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। लोग पूजा अर्चना करने लगे। भोलेनाथ समेत जिन लोगों को नोटिस मिला, वो कोर्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन तहसीलदार के न होने के कारण पेशी नहीं हो पाई। यानी भगवान को कोर्ट से बैरंग लौटना पड़ा। अब पेशी की अगली तारीख 13 अप्रैल तय कर दी गई है। तहसील कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, जिसका पेशी डेट आज 25 को था। तो उसमें एक 6 नंबर के कॉलम में शिव मंदिर का नोटिस भी था। तो शिव मंदिर और 10,000 रुपये अर्थदंड जुर्माना और 10,000 देना भी है और मंदिर खाली भी करना है। तो शिव मंदिर में तो शिव भगवान ही मिलेंगे। तो हम पूरे मोहल्ले वासी भगवान के साथ आज पेशी अटेंड करने गए थे। अब देखने वाली बात यह है कि 13 अप्रैल को भगवान को दोबारा पेशी पर आना पड़ता है या राजस्व विभाग लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमार बानी अमरकोट। नमस्कार।